तो उम्र भर ख्याली भूतों से नहीं जैसे यूपीएससी और आरएस के पैटर्न को लेके सवाल पूछा था। मेन दिक्कत कहाँ है? प्रीलिम्स कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता है। अच्छा, आप में से बहुत से बच्चों ने जैसे यूपीएससी और आरएस के पैटर्न को लेके सवाल पूछा था कि अगर हमें यूपीएससी देना पड़े तो कैसे और किस तरह से। तो आप में से कितने लोग यूपीएससी देने का मानस रखते हैं कि यूपीएससी? ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर नहीं है, 30-40%। बाकी को क्या लगता है कि आरएस पहले बनेंगे, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद भी नहीं देखेंगे, है ना? तो देखो, मैं जब 2018 में मैंने आपको बताया था, जब आया था तो मैं किसके लिए आया था? केवल आरएस के लिए। 2018 का मैंने अटेम्प्ट दिया, 2021 का मैंने आरएस की भर्ती दी। ये 2 अटेम्प्ट मैंने दिए थे। मैं बाय हार्ट और मन से और दिल से केवल आरएस का ही स्टूडेंट था। मुझे लगता था कि आरएस तो अपन बन जाएंगे क्योंकि इसमें राजस्थान का जीके वगैरह आता है और ये अपन ने पढ़ रखा है, इजी है। पर यूपीएससी में ऑप्शनल होता है, ऐसे होता है, निबंध होता है, ये सारी चीजें अपन कैसे मैनेज करेंगे? इतना तो अपन पढ़े हुए ही नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ आया 2018 में, दिया मैंने आरएस का, उसमें नहीं हुआ, मेंस फेल हो गया, तो 2 साल तक कोई भर्ती आई नहीं। तो अब क्या करें? इतना पढ़ा, सब कुछ किया, तो क्या आरएस का केवल इंतजार करते रहें, या जो पढ़ा और रिसोर्सेज लगाएं उसका अगर दूसरी जगह भी यूज हो सके तो हमें प्रयास करना चाहिए। तो मैंने फिर 2020 में यूपीएससी का दिया और बाद में मुझे पता चला कि अपना तो स्वधर्म ही क्या है? यूपीएससी। जितना मुश्किल हम यूपीएससी को समझ रहे थे, वो तो आरएस से भी क्या निकला? आसान निकला। ये आपको भी समझ में आएगा, लेकिन तब तक आपकी उम्र निकल चुकी होगी। जैसे मुझे थोड़ा लेट समझ में आया था। तो आपको पहली चीज तो ये है, इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं तो एक फॉर्म भरने में या एक प्रयास करने में क्या जा रहा है? ठीक है, इतना रिसोर्सेज लगा रहे हैं और ये कहना कि वो देंगे तो इससे भटक जाएंगे, ये देंगे तो उससे भटक जाएंगे, ये तो क्या है? बहाना है, एक्सक्यूज है। ठीक है, मैं केवल आरएस देता तो अब तक कितने अटेम्प्ट दे चुका होता? 2। 2018 दिया, फिर 2021। पिछले 6 सालों में मैंने केवल 2 भर्तियां देखी है। किसकी? आरएस की। और अभी तक 2021 की भर्ती की ज्वाइनिंग भी नहीं आई। लेकिन 2018-20 के बाद जब से मैं यूपीएससी देने लगा, तो मैंने 2020 में यूपीएससी दिया। पहले अटेम्प्ट में मतलब दूसरा था वो, दूसरे अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया। 21 में मैं प्रीलिम्स फेल हुआ, 22 में मैं सेलेक्ट हुआ और 23 के यूपीएससी का मैंने वापस इंटरव्यू दिया और 24 का वापस फॉर्म भरा। कितनी भर्तियां हो गई हैं? 5। और आरएस की कितनी भर्तियां हुई हैं? 2। यानी आपको केवल आरपीएससी से शहीद होने के भाव से नहीं रहना है कि हम तो शहीद होंगे तो आरपीएससी पे होंगे, ना नहीं होंगे, इस तरह का भाव तो बिल्कुल नहीं रखना है। मेरा ये मानना है प्रैक्टिकल कि आपने इतने रिसोर्सेज, इतना समय, इतनी ऊर्जा इसमें लगाई है, तो अगर आपके पास अवसर, अटेम्प्ट हैं, तो आपको यूपीएससी जरूर ट्राई करना चाहिए। भले ही पहला टारगेट आरएस को बना के रखो, आरएस को पहला टारगेट बना के रखो, एक आरएस पूरे जोर शोर के साथ दो। ठीक है, उसके बाद आरएस में कुछ बनता दिखे तो भी, नहीं बनता दिखे तो भी, ये नहीं सोचना है कि आरएस में भी नहीं हुआ तो यूपीएससी में कैसे होगा। क्या पता आप बने ही यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हो। तो ये जरूर है कि आपको प्रायोरिटी फिक्स रखनी चाहिए कि भाई मैं एक अटेम्प्ट भरपूर कोशिश के साथ आरएस का दूंगा, उसके बाद देखेंगे यूपीएससी। लेकिन यदि किसी के पास टाइम है कि अभी तो आरएस के लायक भी उम्र नहीं हुई है, 21 साल, और भर्ती जब तक आएगी तब तक आपको, और सिलेबस भी हो रखा है आरएस का, तो आपको यूपीएससी के ऑप्शनल वगैरह के बारे में भी सोचना, क्योंकि आप एमए या पोस्ट ग्रेजुएशन तो करोगे ही करोगे, तो उसके बारे में भी ऑप्शन। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको सारे दरवाजे अपने लिए खुले रखने चाहिए, क्योंकि ये गला काट प्रतिस्पर्धा का दौर है, कंपटीशन इतना है, तो जहां मौका मिले वहां आपको प्रयास करने चाहिए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पशु परिचर का भी फॉर्म भरना चाहिए। इतना लेवल भी डाउन नहीं करना है, मतलब देखेंगे वो सब
लास्ट में। तो एक छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं यूपीएससी और आरएस में कि कैसे आरएस की तैयारी करते हुए यूपीएससी वाली चीजों को भी क्या किया जा सके, साथ में साधा जा सके। ठीक है। अच्छा देखो, पहले तो दोनों एग्जाम के नेचर को समझो। आरएस में मेंस में प्रीलिम्स तो होता है, दोनों के प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपके आरएस के जो प्री में कितने पेपर होते हैं, केवल एक पेपर होता है, और वो किसका होता है, जीएस का। इसी में क्या शामिल होती है, मैथ और रीजनिंग के 20 सवाल इसी में ऐड कर देते हैं। फिर जब आपका मेंस का एग्जाम होता है तो इसमें कितने पेपर होते हैं, 4 पेपर। कितने पेपर हैं, 4। और टोटल कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, 22 के आसपास किसमें सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, आरएस में। यूपीएससी में इतने सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने हैं। यूपीएससी में प्री में ये जरूर है कि 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस 1 का और एक जीएस 2 यानी सी सेट का। जीएस में तो वही जो आप आरएस में पढ़ोगे वही 5 सब्जेक्ट, जैसे मैं बताता हूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 5 सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जिनको लेकर चलोगे तो भी प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। वो सब के सब आप पढ़ते हो। या पहला है इंडियन पॉलिटी, 15 से 20 सवाल हर साल आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी से। यहां अगर ढंग से आपने पढ़ा है तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका करंट अफेयर्स और उस एग्जाम के हिसाब से सवालों को देखना है। तो पहला सब्जेक्ट कौन सा हुआ, पॉलिटी। कि आपको पॉलिटी को ढंग से पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी। अब राजस्थान वाली स्टेट पॉलिटी आप आरएस में एक्स्ट्रा पढ़ते हो, वो यूपीएससी में काम का। हाँ, राज्यपाल मुख्यमंत्री ये सब तो पढ़ना पड़ता है, लेकिन राजस्थान स्पेसिफिक फैक्ट आपको याद नहीं करना। अब दोनों ही एग्जाम में नेचर का भी अंतर है। जैसे आरएस में सवाल आएगा कि पानीपत के युद्ध कब और कहां कहां और किस किस के बीच में हुए, किस में आएगा, मेंस में भी प्रीलिम्स में भी इसी तरह के फैक्चुअल सवाल। यूपीएससी में ऐसा सवाल नहीं आएगा। यूपीएससी में सवाल प्री में फैक्चुअल आ सकता है, पर मेंस में अप्लाइड किस्म का आएगा कि पानीपत का युद्ध पानीपत में ही बार बार क्यों हुए, पहला, दूसरा और तीसरे। ये आया हुआ सवाल है, यूपीएससी का एक पीवाईक्यू है कि पानीपत में ही बार बार 3 युद्ध, और देखो 200 सालों के बाद, डिफरेंस के बाद भी कहां युद्ध हो रहे हैं, पानीपत में ही क्यों हो रहे हैं। इस तरीके मतलब थोड़ा नेचर क्या है, अलग है एग्जाम का। ये कैसा है, ऑब्जेक्टिव है, और ये थोड़ा सब्जेक्टिव। ये थ्योरेटिकल ज्यादा है, ये प्रैक्टिकल और अप्लाइड किस्म का ज्यादा। तो पहला सब्जेक्ट आप यहां पढ़ रहे हो वो वहां भी काम आएगा, इंडियन पॉलिटी। दूसरा सब्जेक्ट आपको जो पढ़ना है वो है इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी का बेसिक प्लस करंट अफेयर्स, ये यहां भी पढ़ते हो आरएस में, वही सब्जेक्ट कहां आएगा, यूपीएससी में भी आएगा। इस तरह से देखोगे तो आरएस में तुम ज्यादा पढ़ते हो, यूपीएससी में इतना नहीं पढ़ना पड़ता। 22 सब्जेक्ट यहाँ आते ही नहीं है। यहाँ तो यदि आपने 5 सब्जेक्ट को फोकस कर लिया यूपीएससी में तो आप प्रीलिम्स आसानी से क्लियर कर सकते हो। फिर तीसरा सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का। यहां भी पढ़ते हो इकोलॉजी और पर्यावरण, और वहां भी आता ही है ये। फिर इन 3 सब्जेक्ट का ही यूपीएससी में करंट अफेयर्स आता है। आप सोच के देखो करंट अफेयर्स किसका होगा, 3 का ही ज्यादा है। साइंस टेक का भी है लेकिन उतना नहीं। पॉलिटी का करंट अफेयर्स होता रहता है, कोई बिल पास हुआ कुछ हुआ तो उसका करंट अफेयर्स बनेगा। इकोनॉमी में हर साल बजट सर्वे आता है तो उसका करंट अफेयर्स हो सकता है। इन्वायरमेंट में हर साल कोई पॉलिसी, कोई स्पीसीज, कोई टाइगर रिजर्व नया बनाया, तो इस तरह का करंट अफेयर्स आ सकता है। तो मेनली यूपीएससी में इन 3 सब्जेक्ट के ही करंट अफेयर्स के बारे में और इन्हीं के 3 के बेसिक पे आपको फोकस करना। ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। पॉलिटी के 15 सवाल, इकोनॉमी के 15 से 20 और इन्वायरमेंट के 15 से 20 सवाल आने ही हैं। ये आपके 10 साल के यूपीएससी के पेपर उठा के देखोगे यही पैटर्न है। यानी ये 3 सब्जेक्ट आपके क्लियर है बहुत अच्छे से, जो कि आप आरएस में भी पढ़ ही रहे हो। तो आप यूपीएससी के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ही नहीं, केवल नेचर और अपने दिमाग का जो है मोड चेंज करना है। और वो कब होगा, जब आप पीवाईक्यू देखना शुरू करोगे, इधर वाले भी और उधर वाले भी, तो आप जो है अच्छे से मैनेज कर लोगे। फिर नंबर 4 पे आपको रखना है हिस्ट्री को। हिस्ट्री में भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री की बजाय यूपीएससी में एंशियंट और नहीं मिडाइवल की बजाय मॉडर्न पे फोकस करना है। प्राचीन भारत और आधुनिक भारत से यूपीएससी में 10-10 करके 20 सवाल आते ही आते हैं, और वो यहाँ आप आरएस में बहुत अच्छे से पढ़ते हो।
एंशियंट भी पढ़ते हो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ते हो, आपको उल्टा राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी ही नहीं है। किस में? यूपीएससी में। फिर नंबर 5 पे आपको रखना है, क्या छूट गया? ज्योग्राफी और इंडियन और फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सवाल वही जो आप पढ़ते हो एग्जैक्टली वो आपकी 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं वो शामिल हैं आपके स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स में ही। तो ये नोट्स हो गए, प्लस पुराने साल के पेपर यूपीएससी के, उससे आप पैटर्न को समझ पाएंगे। यानी कि अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, साइंस और टेक्नोलॉजी वाला, उसके बावजूद भी आप केवल इन 5 सब्जेक्ट के माध्यम से यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ा। देखो कौन सा है जो आपने आरएस में पढ़ा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये मेरा जो स्ट्रेटेजी थी, मैंने यहाँ ये सब्जेक्ट पढ़े, उसी से यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर किया। थोड़ा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के यूट्यूब से पीवाईक्यू पुराने साल के पेपर देखना, करंट अफेयर्स देख के, इस तरह से। कौन कौन से 5 सब्जेक्ट हैं? पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी आप पढ़ोगे ही, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। अब अगर साइंस टेक को कोई दिक्कत नहीं और समय है तो आपको साइंस टेक यहाँ पढ़ाई जाएगी। वही साइंस टेक कहाँ आती है? और टेक्नोलॉजी के नोट्स तो स्प्रिंग बोर्ड के इतने अच्छे हैं कि यूपीएससी में किसी और कोचिंग, किसी और किताब के नोट्स भी इतने अच्छे नहीं हैं। यूपीएससी वाले भी किसी के नोट्स पढ़ते हैं, स्प्रिंग बोर्ड के ही नोट्स पढ़ते हैं। कौन से वाले हैं? तकनीक वाले, टेक्नोलॉजी के, जो अच्छे आपकी हुई है तकनीक अभी तक नहीं हुई है? अच्छा कुछ हो गए, ठीक है। यानी मैंने यहां बेसिक किया, ये बेसिक है। बेसिक आप कहां पढ़ लोगे? आरएस में। जो नींव है वो आरएस में प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ेगा? पॉलिटी का करंट अफेयर्स, इकोनॉमी का करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स, प्लस इन सभी के पुराने साल के यूपीएससी के पेपर देखना कि किस तरह के सवाल आते हैं, और कोई एक्स्ट्रा टॉपिक है तो बस। फिर सी सेट में क्या आता है? सी सेट में 3 चीजें आती हैं। एक आती है आपकी मैथ्स आती है, इसका कितना हिस्सा है? 1/3। देखो जीएस में कितने सवाल होते हैं? 100 सवाल। यूपीएससी के प्रीलिम्स के जीएस पेपर में कितने सवाल आते हैं? 100 सवाल। अब 100 सवालों में इनको बांट लो, 15-15 सवाल करके, इस तरह से आते हैं। लेकिन सी सेट में कितने सवाल आते हैं? 80 सवाल आते हैं। और ये क्वालिफाई पेपर है। कैसा पेपर है? क्वालिफाई। आपको केवल पास करना है। अगर सी सेट क्लियर होगा तो जीएस की कॉपी चेक होगी, वरना जीएस में कितने ही नंबर हो, सी सेट क्लियर नहीं है तो आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। और सी सेट को क्लियर करने के लिए 80 में से आपको नंबर चाहिए कितने? 27। 80 में से सवाल कितने सही करने हैं? 27। 80 सवाल आएंगे, 27 सवाल यदि आपके कट कुटा के नेट सही हो गए, यानी केवल 33% के आसपास, तो आपका सी सेट क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। और उसमें मैथ आती है। 80 में से 1/3 सवाल किसके आते हैं? मैथ के। और 1/3 सवाल किसके आएंगे? आपके रीजनिंग के आएंगे। और 1/3 आते हैं पैराग्राफ। यानी पैराग्राफ क्या आते हैं? 27 सवाल। पिछली बार आए 27 सवाल। कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ आते हैं। जैसे पैराग्राफ दिया हुआ होगा, फिर नीचे होगा कि कहना क्या चाहता है। एक पैराग्राफ होगा, ये वो ऐसे बात लिख रखी होगी, फिर नीचे लिखा होगा इसका बुनियादी संदेश या बेसिक मैसेज क्या है, इसका सार क्या है, मतलब वही ये कहना क्या चाहता है। बस आपको ये बताना है कि इस पैराग्राफ में ये पैराग्राफ वाला ये कहना चाहता है। कैसे होते हैं? पैराग्राफ आता है और नीचे ऑप्शन सवाल होते हैं, बस आपको देना है। आप में से किसी ने देखा सी सेट का पेपर? देखा होगा आपने, ठीक है। मतलब अगर देखो, मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपकी मैथ अच्छी नहीं है, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, तो भी आप रीजनिंग और पैराग्राफ से सी सेट क्लियर कर सकते हो। तो मेरी मैथ अच्छी नहीं थी, तो मैंने पीछे कोई और डिस्कस चल रहा है क्या? अगर किसी की मैथ भी अच्छी नहीं है तो वो रीजनिंग और पैराग्राफ, कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ आते हैं, उससे सी सेट को क्लियर कर सकता है। क्योंकि 27 तो पैराग्राफ ही आ रहे हैं। मान लो 27 में से आपके 10 गलत हो गए, 17 सही हो गए, 2 और 2-3 माइनस कर लो, तो नेट अगर 15 भी पैराग्राफ बच गए, आपको लाने थे 27, 15 तो पैराग्राफ से ही सही हो गए। उसके बाद आपको कितने लाने? 12 सवाल। तो मैथ और रीजनिंग मिला के 12 सवाल ही तो करने हैं।
आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन लेकिन दिक्कत क्या है, ये सब कुछ करना है केवल 2 घंटे में। अगर सीसेट का पेपर अभी आपको दिया जाए तो आपकी आधी क्लास सीसेट के पेपर में पास हो जाएगी अभी की अभी, लेकिन वो पेपर उनको 5 घंटे तक करने दिया जाए, 2 घंटे में ही ये सब करना थोड़ा क्या है, मुश्किल। इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते, ठीक है। तो शुरू के 1 घंटे में पैराग्राफ, जैसा मेरी और किसी के पैराग्राफ अच्छे नहीं है और मैथ बहुत अच्छी है, तो वो क्या कर सकता है, मैथ रीजनिंग से निकाल सकता है। लेकिन जो मिथ है कि सीसेट जो है बहुत, मतलब जैसे कि यूपीएससी में मैथ रीजनिंग बहुत आती है, मैथ रीजनिंग तो इतनी नहीं आती कि आप क्लियर नहीं कर सकते हो। मैंने 3 या 4 प्रीलिम्स दिए थे, कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मैं बहुत होशियार सीसेट में भी और जीएस में भी नहीं था, लेकिन मुझे चीजों को थोड़ा मैनेज करना आ गया था कि कैसे अपने को 2 घंटे में 27 प्लस सवाल करके निकल जाना है। अपने को न तो बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, केवल अपना पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं जो मैंने शायद कहीं नहीं बताया। मैंने यूपीएससी के 3 पेपर सीसेट प्रीलिम्स क्लियर हुआ। पहले पेपर में 27 सवाल का मतलब पेपर आता है 200 नंबर का, आपके क्वालिफाई के लिए नंबर चाहिए 66.66। अगर ये नंबर आ गए 200 में से तो आपका सीसेट क्लियर हो जाएगा। तो मेरे कितने आए हैं, पहले अटेम्प्ट में जब मैंने दिया तो मेरे नंबर थे 72, 200 में से कितने थे, यानी अपना जस्ट सीसेट क्लियर हुआ। तीसरे अटेम्प्ट में मेरे नंबर थे 70, दूसरे अटेम्प्ट में कितने थे 73, जस्ट सीसेट क्लियर हुआ। और तीसरे अटेम्प्ट में जब दिया तो कितने होंगे, 76 के आसपास। और इस बार जब वापिस दिया, 3 ही तो हुए ना, 20, 22, 23, हाँ 3 हो गए ना इतने, ठीक। अच्छा तो 76 मतलब इस बार वाले आ रहे थे कोचिंगों की आंसर की से, यानी कि 200 में से 72, 73, 75 नंबर का अपना जुगाड़ हो जाता था। तो अपन फ्री रहते थे कि सीसेट अपना क्या होगा, लेकिन रहते हमेशा किनारे पे ही थे। तो अगर आपकी थोड़ी सी भी मैथ अच्छी है, जैसे मेरी मेरी ये थी कि मुझे वो दूसरे मैथ के कॉन्सेप्ट नहीं आते थे, लेकिन परसेंटेज, प्रतिशत वाला, एवरेज वाला, इंटरेस्ट ब्याज वाला, ये मैं जो कैलकुलेशन वाले है वो स्पीड से कर लेता था। और रीजनिंग में वो स्टेटमेंट वाले या फिर वो सारे कुत्ते बिल्लियां बिल्लियां सारी कुत्ते वो वाले कर लेता था, इससे अपना काम चल जाता था। लेकिन अगर आप डर डर के करोगे और कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो सीसेट में भी फेल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो प्रीलिम्स है वो आपको समझ में आया। यूपीएससी का प्रीलिम्स कोई हाई फाई चीज नहीं है। पहली चीज तो यह है कि जीएस में आपको 5 सब्जेक्ट को टारगेट लेके चलना है, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी मॉडर्न एंशिएंट हिस्ट्री को थोड़ा ढंग से पढ़ना है, वहां से सवाल ज्यादा आते हैं। आप जाके आज यूपीएससी के 2017 से लेके 22 तक का कोई सा भी पेपर उठा के देखना, ये 5 सब्जेक्ट अगर आपके अच्छे हैं तो आप यूपीएससी का प्रीलिम्स आराम से निकाल सकते। अब ये तो हुई किसकी बात, यूपीएससी के प्रीलिम्स। अब आरएस के प्रीलिम्स को देखो। आरएस के प्रीलिम्स में आपको ये सब तो पढ़ने ही हैं, ये सब तो आने ही चाहिए, प्लस राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का इकोनॉमी सर्वे, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की ज्योग्राफी, ये सभी भी एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। न केवल पढ़ने हैं बल्कि रटने हैं, क्योंकि उससे सवाल कैसे आते हैं, फैक्चुअल सवाल आते हैं। इस बार के पेपर को देखोगे तो भी कैसा था, तथ्यात्मक था। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो समय है ना, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो बहुत तेजी से निकलेगा। मैं जब 18 में आया था तो मैंने नहीं सोचा था कि 6 साल लग जाएंगे। मैं ये आया सोच के आया था कि 18 में अपन प्रीलिम्स क्लियर हो रहे हैं, मेंस भी लिख रहे हैं, तो अपन तो वैसे भी आरएस तो बन नहीं रहे हैं 18 में, इस भाव से आया था। लेकिन निकल गए 4-5 साल। तो आपका भी समय बहुत तेजी से बीतेगा। तो आपको इस पैटर्न को समझना है कि आरएस यूपीएससी का अंतर ज्यादा नहीं है। और होता क्या है, जब आरएस की वैकेंसी आ रही होती है, यूपीएससी की हर साल क्या आती है वैकेंसी, मई और जून में यूपीएससी का प्रीलिम्स होगा, मतलब होगा ही। 2030 तक मई और जून में प्रीलिम्स होना है, पक्का है। तो आप जो है उस हिसाब से आरएस को करते हुए भी यूपीएससी का अटेम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो अब मेंस में देखो, आरएस मेंस कैसा है, 4 सब्जेक्ट आते हैं,
और हर एक में जो है पेपर 1, 2, 3, 4 में केवल भाषा के 2 पेपर हैं, मतलब 2 सब्जेक्ट है, बाकी सब में बहुत सारे सब्जेक्टों को आपस में मिला रखा है। लेकिन यूपीएससी मेंस में ऐसा नहीं है, और जितना यूपीएससी प्रीलिम्स कठिन है उससे बहुत इजी है यूपीएससी का मेंस। आरएस मेंस से भी बहुत इजी है क्या? यूपीएससी का मेंस। कैसे? देखो, इसमें होते हैं टोटल कितने पेपर? 9 पेपर। इसमें एक्स्ट्रा चीज होती है आपका ऑप्शनल, वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय के कितने होते हैं? 2 पेपर। अच्छा, ये बेसिक आपको पता है कितने पेपर होते हैं? नहीं पता है तो सुन लो, तो फिर बातें क्यों कर रहे हो। मेंस में कितने पेपर होते हैं? 9 पेपर। 9 में से 2 पेपर होते हैं आपके ऑप्शनल के। ऑप्शनल आपको लेना पड़ता है। वैकल्पिक विषय पहले आरएस में भी चलता था, लेकिन फिर आरएस में उसे हटा दिया 2011 के बाद से, और यूपीएससी में अभी भी चल रहा है। इसमें क्या होता है, आपको जो भी सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको अपना ऑप्शनल चूज कर लो। उसका अलग से सिलेबस दे रखा है यूपीएससी ने, उसके नोट्स, किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको पढ़ लो, याद कर लो। साथ में जब आरएस की तैयारी, और जब तक आपकी उम्र या अटेम्प्ट ना हुआ हो तब तक धीरे धीरे ऑप्शनल को प्रिपेयर कर लो। हिंदी मीडियम में ऑप्शनल के ज्यादा विकल्प नहीं है। पहला, इतिहास बहुत अच्छा चलता है, इतिहास में नंबर भी आते हैं, इतिहास में कंटेंट भी है, टॉपर्स की कॉपी भी मिल जाएगी, गाइडेंस भी मिल जाएगा। हिस्ट्री मैथ में, इसमें आपके इंग्लिश में भी ले सकते हैं और हिंदी मीडियम में भी ले सकते हैं। दूसरा, हिंदी मीडियम में है ज्योग्राफी, भूगोल ले सकते हैं आप, लेकिन हाल फिलहाल में भूगोल में उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो ज्यादातर लोग इतिहास और हिंदी साहित्य को हिंदी मीडियम में क्या लेते हैं? ऑप्शनल। किसी को राजनीतिक विज्ञान में बहुत रुचि है, पॉलिटिकल साइंस, वो भी ऑप्शनल के रूप में हिंदी में लिया जा सकता है। बाकी के सारे सब्जेक्ट भी हिंदी में लिए जा सकते हैं, लेकिन हिंदी में इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल और हिंदी साहित्य में ही अच्छी टेस्ट सीरीज, अच्छा कंटेंट और स्ट्रेटेजी वगैरह आपको मिल जाती। इंग्लिश मीडियम में ऑप्शनल की कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सा भी ऑप्शनल ले सकते हैं। सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, समाजशास्त्र, ये 2 सबसे अच्छे माने जाते हैं। बाकी पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, आपके कोर सब्जेक्ट जो मेडिकल वाले हैं, वो साइंस वाले हैं, वो भी आप ले सकते हैं। यानी जो सब्जेक्ट आपको रुचिकर लगता है उसको किस में लेना है? ऑप्शनल। उसके कितने पेपर होंगे? 2। और ये टोटल कितने नंबर का आएगा? तो 500 नंबर के। यानी कि यूपीएससी में 9 पेपर में से 2 पेपर तो होते हैं क्वालिफाई वाले, और 7 पेपर से बनती है मेरिट, यानी इनके नंबर जुड़ते हैं, और 7 पेपर में हर एक पेपर 250 नंबर का होता है। ये 2 पेपर क्वालिफाई कौन से होते हैं? एक होता है इंग्लिश का, एक होता है हिंदी का। अब इंग्लिश का पेपर 300 नंबर का आता है और हिंदी का पेपर भी 300 नंबर का आता है, लेकिन इनमें 300 में से नंबर लाने हैं आपको केवल 75। कितने? केवल 25% के आसपास नंबर ही आपको लाने हैं, और वो हर किसी के आसानी से आ जाते हैं। तो ये तो पढ़ना ही नहीं है, सब पास हो जाते हैं, इसमें कोई फेल नहीं होता करीब करीब। पढ़ना केवल कितने सब्जेक्ट है आपको? 7। 7 में से 2 पेपर किसके? ऑप्शनल के। रह कितने गए? 5। ये 5 पेपर जो हैं, इनको हम जीएस के पेपर कहते हैं, और इसमें जीएस 1 जो है, इन 5 पेपर में से एक पेपर तो आएगा निबंध का, ऐसे का, जिसमें आपको 2 निबंध लिखने होते हैं। 1500 शब्दों के 2 निबंध लिखने होते हैं, बहुत इजी होता है। फिर, अरे सही कह रहा हूं, इजी होता है, मैं बताऊंगा आपको। तो आपको दरअसल दिक्कत यह है कि जितना माहौल यूपीएससी को लेकर बनाया हुआ है, ये एग्जाम उतना मुश्किल है नहीं। ये इसलिए मुश्किल है कि कई बार लिमिटेड टाइम और अटेम्प्ट होते हैं, तो वक्त लग जाता है आपको, और तब तक अटेम्प्ट और समय खर्च हो जाता है, और आपके ऊपर मेंटल प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगर प्रॉपर तरीके से रणनीति अपनाएं आप, पहले या दूसरे अटेम्प्ट में अगर मेंस लिखते हैं, तो ये एग्जाम उतना टफ नहीं है। मेंस तो खास करके देखो, मेंस में क्या है, एक तो होता है निबंध का पेपर, 4 होते हैं जीएस के, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4। जीएस 4 हम पढ़ रहे हैं एथिक्स का पेपर, पूरा पेपर होता है, और कितने नंबर का आता है? 250 नंबर का। बाकी के पेपर में जीएस 1 में क्या आती है? तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी
और थोड़ा बहुत सोशियोलॉजी जो आप पढ़ते हो ना, समाज का हिस्सा, वो जीएस 2 में जो है आती है पॉलिटी, आईआर और इस तरह की चीजें। जीएस 3 में आती है इकोनॉमी, साइंस और ये, यानी वो जो 5 सब्जेक्ट आपने पढ़े वो के वो कहाँ आते हैं, जीएस 1 2 3 में। एक एक्स्ट्रा पढ़ना है, वो कौन सा है, एथिक्स, जो हम पढ़ रहे हैं। यूपीएससी की एथिक्स और आरएस की एथिक्स में ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर केवल किसका है, नेचर का है। यहां सवाल आएगा 2 नंबर का, 5 नंबर का, 10 नंबर का, वहां सवाल आता है 10 नंबर और सीधा केस स्टडी आती है 20 नंबर की, बस। वहां केस स्टडी ज्यादा पूछते हैं, यहाँ केस स्टडी एक भी नहीं पूछते हैं, और केस स्टडी सबसे इजी है। हिंदी मीडियम के लोगों को खासकर नंबर आते हैं जीएस 4 एथिक्स में और निबंध के पेपर में। जीएस 1 2 3 में क्या होता है, इन सभी पेपर में 20-20 सवाल आते हैं, तो लिखना बहुत ज्यादा पड़ता है। तो हिंदी मीडियम में दिक्कत यह है कि ज्यादातर बच्चे पेपर को पूरा ही नहीं कर पाते हैं, और पेपर पूरा नहीं होता 3 घंटे में, तो उनका मेंस क्लियर होने के चांस कम हो जाते हैं। इंग्लिश मीडियम में लिखने की इतनी दिक्कत नहीं है, फिर भी है 4000 से अधिक सब लिखने हैं, तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और ये स्पीड भी विकसित की जा सकती है टेस्ट सीरीज वगैरह लेके। यानी कि यूपीएससी मेंस के 7 पेपर में से 2 आपके ऑप्शनल के, यानी 500 नंबर का ऑप्शनल यदि आपने ढंग से तैयार कर रखा है तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 250 नंबर का निबंध और 250 नंबर का एथिक्स, 500 नंबर की ये 1000 नंबर ये हो गया, और बाकी के 750 नंबर। टोटल मेंस होता है 1750 नंबर का। कितने का होता है, 1750। और आरएस में टोटल मेंस होता है कितना, 800 का। अब 1750 में से जनरल की कट ऑफ थी पिछली बार 750 के आसपास। 1750 में से कट ऑफ कितनी थी, 750। 1750 में से 1650 नहीं लाने हैं, किसी के आए भी नहीं है आज तक। यूपीएससी के इतिहास में सबसे हाईएस्ट नंबर है 1100 के आसपास। 1750 में से हाईएस्ट नंबर आज तक किसके आए हैं, 1100 के आसपास। और अब तो जो है अगर आपको प्रॉपर आईएएस वगैरह बनना है तो आपको 800 से लेकर 850 तक नंबर अगर आ जाते हैं किसमें, मेंस में, तो आप जो है प्रॉपर क्या बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं। यानी कि यूपीएससी, अब ये मेंस के ये पेपर वगैरह तो सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया, एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ा आपको। आरएस में जो आप पढ़ रहे हो, जो ये 5 सब्जेक्ट, वो कि वो आपके जीएस 1 2 3 में आ रहे हैं। एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ रहा है केवल और केवल आपका ऑप्शनल, और निबंध को पढ़ना पड़ता ही नहीं है। यदि इतने सब्जेक्ट आप पढ़ लोगे तो उन सबको घोलमाल करके आप निबंध भी लिख लोगे। जैसे हमने शुरू में देखा ना, डायमेंशन खोलना, हर सब्जेक्ट का कंटेंट आपके पास होगा तो आप हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल इस तरह से लिख लोगे। यानी कि आपको यूपीएससी के लिए एक ही चीज एक्स्ट्रा पढ़नी है, वो है आपका ऑप्शनल। इसलिए यदि आप 2 साल बाद यूपीएससी देने वाले हैं और 2 साल बाद आरएस देने वाले हैं, तो आपको आरएस की तैयारी के दौरान ही कोई एक सब्जेक्ट जो है जिसमें आप पीजी भी करने वाले हैं और जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी दे सकते हैं, एमए करेंगे या जो भी एमएससी करेंगे, उस सब्जेक्ट को आपको अपना ऑप्शनल बनाना चाहिए। जिससे क्या होगा, एमए भी हो जाएगी, मतलब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और आपका ऑप्शनल तैयार भी हो जाएगा अगर कभी देना चाहेंगे। और जरूरी नहीं कि पीजी वाला ही बनाए, दूसरा भी बना सकते हैं। अगर किसी की पोस्ट ग्रेजुएशन हो रखी है और वो नहीं बनाना है, जो उसको अच्छा लगता है वो बनाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको एक्स्ट्रा। फिर केवल अंतर है आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग का अंतर मेंस में कैसे है, आरएस में आपको जो यहाँ पढ़ते हैं उसको ले जाके वैसा का वैसा आप लिख देते हैं तो आप आसानी से आरएस बन सकते हैं। यूपीएससी में यदि आप रट नहीं सकते हैं तो कोई जरूरी नहीं, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बस कीवर्ड्स आपके पास होने चाहिए, उसको अपने शब्दों में लिखने की आपको पूरी आजादी मिलती है। तो जो लोग रट नहीं सकते हैं उनके लिए यूपीएससी और आसान है मेंस। प्रीलिम्स में तो उनको भी चीजें याद तो रखनी ही पड़ती है। और जिनका थोड़ी क्रिएटिविटी नहीं है, रचनात्मकता नहीं है कि मैं तो किसी को सोच के कुछ लिख नहीं सकता हूं, तो फिर उसको आरएस ही करना चाहिए। लेकिन समय है, अटेम्प्ट है, तो एक बार यूपीएससी देना जरूर चाहिए, बाकी फिर आपकी मर्जी। फिर तीसरा स्टेज होता है इंटरव्यू का, दोनों में ही। आरएस में इंटरव्यू होता है कितने नंबर का, 100 नंबर, और यूपीएससी में इंटरव्यू होता है 275 275 नंबर का। यहां बहुत अंतर आ जाता है। यूपीएससी में 275 नंबर का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में नंबर बहुत वेरी करते हैं।
और यूपीएससी का इंटरव्यू आप दोगे तो आपको लगेगा कि आपने कोई इंटरव्यू दिया है। बहुत शानदार एक्सपीरियंस होता है, बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। आरएस का भी होता है पर वो लेवल नहीं है जो किसका है, यूपीएससी का। मैंने आरएस में एक इंटरव्यू दिया और यूपीएससी में जो है, यूपीएससी में मैंने 3 इंटरव्यू हुए थे। लेकिन जैसे होता है ना कि आप खेलने के भाव से गए हैं कि आज तो शतक लगा ही देंगे, और जाते हैं और पहले ही ओवर में आपको कोई स्टंप आउट कर देता है। आपको लगता है कि अरे कम से कम छक्का लगा था, कैच आउट हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर स्टंप आउट कर दिया। तो ऐसा मतलब यूपीएससी में 3 इंटरव्यू में ऐसा ही हुआ कि जो आप सोच के गए कि वैसा होगा, वैसे सवाल आप बना के गए बताएंगे, पर वो बता नहीं पाए। तो वो तैयारी कहाँ काम आई, आरएस में। जब मैंने 2020 में यूपीएससी का अटेम्प्ट इंटरव्यू दिया तो उसकी बहुत अच्छे से तैयारी की, पर वो सब पूछा ही नहीं जो मैं तैयार करके गया। जो मैंने तैयार नहीं किया उससे बाहर सब कुछ पूछ लिया, पर जो मैंने वहां तैयार किया वो कहाँ पूछ लिया, आरएस। इसलिए आरएस का जो इस बार के इंटरव्यू है उसकी तैयारी मैं मेंस लिख रहा था 23 वाला, तो मैं सीधा दिल्ली से आया था, तो प्रॉपर तैयारी मैंने कुछ की नहीं। जो यूपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी थी उसी तैयारी को थोड़ा रिवाइज करके एक दिन में ही आरएस का इंटरव्यू दिया, तो इस बार आरएस वाला इंटरव्यू थोड़ा ठीक हुआ था। और उसी अभी 2023 यूपीएससी वाला मैंने वापिस इंटरव्यू दिया था। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक जगह का एक्सपीरियंस, एक जगह की पढ़ाई को दूसरी जगह आपको क्या लेना है, यूज लेना है उसको। याद, इतने फैक्ट आपने याद किए, क्या उनका अचार डालोगे क्या बुढ़ापे में, क्या करोगे, भूल जाओगे अभी 4-5 साल बाद। तो उस ज्ञान को क्या करना है, प्रयोग में लेना। इसलिए आपको यूपीएससी भी देना चाहिए। यहाँ का पढ़ा हुआ वहां, वहां का पढ़ा हुआ यहाँ काम आएगा। ठीक है, हाँ क्या हुआ, ऑप्शनल सब्जेक्ट में, हाँ साइंस वाले सब्जेक्ट भी ले सकते हैं ना। हिंदी मीडियम में ले सकते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखो दिक्कत क्या है, एक और मैं चीज बता देता हूं, एक और लास्ट बात खत्म करके टॉपिक शुरू करते हैं। ऐसा कहते हैं कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता है। इसकी एक बड़ी वजह तो यह है कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम से बहुत कम लोग ही अटेम्प्ट देते हैं मेंस का। प्रीलिम्स में तो बहुत बैठते हैं, लेकिन यदि मेंस लिख रहे हैं, मान लो 13,000 बच्चे मेंस लिखते हैं हर साल, 13 से 15,000, किसमें, यूपीएससी में। यूपीएससी में यदि 13 से 15,000 बच्चे मेंस लिख रहे हैं तो उनमें से केवल 700 या 1,000 बच्चे ही हिंदी मीडियम के होते हैं। 13,000 में से मान लो ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे, 1,000 बच्चे ही हिंदी मीडियम के हो, तो 12,000 बच्चे कौन से होते हैं, इंग्लिश मीडियम। ठीक, अब मान लो इंटरव्यू कॉल हुआ, इंटरव्यू कॉल हर साल यूपीसी में 2,000 से लेके 3,000, जैसे इस बार 2,800 है, 2,800 बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। कितने, 2,800 बच्चे। इनमें से केवल, ज्यादा से ज्यादा कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 300 से लेकर 350 बच्चे ही हैं जो हिंदी मीडियम से मेंस लिख के आए हैं। बाकी के सारे बच्चे कैसे हैं, इंग्लिश मीडियम। 2,800 में से 2,400 के आसपास बच्चे कौन से मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के मेंस में। यानी कि मेंस जब कम बच्चे ही लिख रहे हैं तो सिलेक्शन में भी उनका रेशियो क्या होगा, कम ही होगा। अब जब सिलेक्ट होंगे तो 1,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, उसमें से 60, ज्यादा से ज्यादा 60 या 70 बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, बाकी के सब के क्या होते हैं, इंग्लिश मीडियम। ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत से बच्चे प्रीलिम्स पास ही नहीं कर पाते। इसलिए यूपीएससी के मामले में सबसे बड़ी बाधा है प्रीलिम्स, मेंस बड़ी बाधा नहीं है। मेंस तो आपने निबंध लिख लिया, पेपर पूरा भी कर लिया, तो भी आपका इंटरव्यू कॉल आना तय है, अगर थोड़े से कंटेंट और क्वालिटी के साथ। मेन दिक्कत कहाँ है, प्रीलिम्स में। तो मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला तो ये। जैसे आपको लग रहा होगा कि ये बाइसनेस दिखती है कि कम बच्चे इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कम बच्चों ने मेंस लिखा। प्रीलिम्स में कम बच्चे हिंदी मीडियम के पास क्यों होते हैं, एक तो दिक्कत है क्या, सी सेट। सी सेट में पैराग्राफ जो होते हैं उनकी हिंदी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो वो थोड़ा कठिन मामला बन जाता है। प्लस GS1 में भी ये है कि ज्यादातर पेपर इंग्लिश में ही बनता है, अनुवाद होता है हिंदी में, तो उसकी जो अनुवाद है वो बहुत अच्छा नहीं होता।
तो इंग्लिश में एक तो ये है कि आपको जो चीज एक बार में पढ़ के समझ में आ रही है, उसी चीज को समझने के आपको हिंदी में 2 बार 3 बार या कॉम्प्लेक्स भाषा में लिखा होगा तो वो समझ भी नहीं आए, तो इस तरह की दुविधा होती। बाकी मीडियम से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी आपकी भाषा है वो एक भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हिंदी भी नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती, दोनों ही गालमोल, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंग्लिश आए तो अच्छी आए और हिंदी आए तो ऐसी आए। जैसे मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मुझे लगता था मैं इंग्लिश के मेंस के पेपर में फेल हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर इंटर पूरे प्रोसेस में कहीं इंग्लिश चाहिए ही नहीं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो पूरे प्रोसेस में इंग्लिश चाहिए ही नहीं है कहीं। केवल एक पेपर होता है, वो आप 10वीं में जैसे लिख के आए थे, पैराग्राफ, अनसीन पैराग्राफ, कि इस बिंदु से लेके उस बिंदु के बीच में जो भी शब्द मिलेगा वही उसका आंसर है। वैसा ट्राई करोगे तो भी पास हो जाओगे। तो भाषा भाषा का डर तो क्या है, रखना ही नहीं है। चलो इसको क्लोज करें। और कोई सवाल यूपीसी नहीं तो फिर शुरू करते हैं टॉपिक। एक लास्ट जो है बात बता के समाप्त करते हैं। मैंने एक वेब सीरीज देखी थी, यूट्यूब पे है, सपने वर्सेस अदर्स। देखिए आपने? कोई बात नहीं, नहीं देखी है तो देख लेना। उसमें एक डायलॉग है, वो डायलॉग आपको ये अटेम्प्ट देने के लिए प्रेरित कर सकता है। उसमें क्या डायलॉग है कि उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं ना डरता, उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं ना डरता, खुदा मैं क्या जोर से जीता, खुदा मैं क्या चैन से मरता। उम्र भर ख्याली भूत, ख्याली भूत का मतलब कि ये तो बहुत कठिन है, ये वो है, जबकि कुछ था ही नहीं और हम अंधेरे से डर रहे थे। जो रिस्क लेने का जो है कि दें या ना दें, हम ज्यादातर सोचते रह जाते हैं और देने वाले। जैसे 2020 तक मैं नहीं देता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं जो है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मेरा 2 नंबर से मेंस पास हुआ, मैं इंटरव्यू गया था। अगर मैं इंटरव्यू देने दिल्ली नहीं जाता तो कभी मेरा ये भ्रम टूटता ही नहीं कि हाँ, यूपीएससी अपने जैसे लोग भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उम्र भर ख्याली भूतों से नहीं डरना है, प्रयास करना है। ठीक है, तो